हाँ देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, आप लोग क्यों गलत बोल रहे हो मुझको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए पहले टोटल अवेलेबल वॉल्यूम कितना है यह देख लो। टोटल अवेलेबल वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, एज लेंथ इज ए, दैट इज इक्वल टू 2r, द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2r होल क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यह क्यूब का वॉल्यूम है। अब यदि यह क्यूब का वॉल्यूम है तो इस पूरे वॉल्यूम में कितने पार्टिकल है? एक पार्टिकल, और उस एक पार्टिकल का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो द एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक कैलकुलेटेड, you should get 0.524 or 52.4%. Percentage of void is 100 minus this thing, or 47.6%. This is the percentage void, and this is the efficiency of simple cubic unit cell. मतलब simple cubic unit cell में 52.4% of space is used by atoms, while the remaining 47.6% is voids. इतना परसेंटेज स्पेस एटम्स यूज करते हैं, बाकी का voids ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल? बीसीसी यूनिट सेल में एफिशिएंसी क्या है और इसका परसेंटेज वॉइड क्या है? What is the efficiency in BCC unit cell? That's correct. BCC unit cell में efficiency क्या है, percentage void क्या है? That's correct. क्या बोल रहे हैं? हाँ, that's correct. क्या किसका कैलकुलेट करके बता रहे हो आप मुझे? हाँ, कैसे आ गया ये? देखिए, द टोटल वॉल्यूम इज ए क्यूब, दैट इज 4r by √3 होल क्यूब. दिस इज द टोटल वॉल्यूम, 4r by √3 होल क्यूब, and we have got two particles, each particle having volume of 4/3 pi r cube. This is the volume of the particle, the volume occupied by the particle, and this is the volume, total volume. Hence the efficiency is 0.68 or 68%, while the percentage void is 32%. So the total available space का 68% एटम्स इस्तेमाल कर रहे हैं और 32% वहां पर वॉइड्स रह रहा है। कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल? एफसीसी यूनिट सेल की एफिशिएंसी क्या है? दैट्स करेक्ट आंसर. हाँ, 72. क्या कैलकुलेट करा तूने? क्या बता रहे हो ये? तो बोलो ना उसको, तो बोलो ना उस चीज को. Efficiency of FCC unit cell. Once again, the total volume is 2√2r होल क्यूब. हाँ बोलो. हाँ ठीक है. द टोटल वॉल्यूम इज 2√2r होल क्यूब, एंड वी हैव गॉट 4 पार्टिकल, ईच हैविंग द वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई r क्यूब. और इस एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें 0.74 और 74%,
परसेंटेज void is 26%. सबसे पहले तो सीसी, बीसीसी और एफसीसी, इन तीनों में ही आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रट लें, एज लेंथ के एक्सप्रेशन को रट लें, एफिशिएंसी का परसेंटेज रट लें और वॉइड्स का परसेंटेज भी देख लें। सबसे पहले आप इसे देख लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि पीईटी और पीएमटी में तो सिर्फ मार्क करने के लिए आता है। नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल इन सीसी, या फिर कई पूछते हैं व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वॉइड इन बीसीसी, या फिर कई पूछेंगे व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वॉइड इन एफसीसी, या फिर कई पूछेंगे व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी इन सीसी। पीईटी और पीएमटी में बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह के सवाल आते हैं। अब इतने कैलकुलेशन से एक कंक्लूजन लग जाना चाहिए, दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट यूनिट सेल इज एफसीसी। यदि इन तीनों यूनिट सेल की एफिशिएंसी हम देखें, then the most efficient unit cell is FCC. मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस यूटिलाइजेशन FCC में होता है, मिनिमम वॉइड्स का परसेंटेज रहता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, इस बात को भी समझो। मैं आपको एक डब्बा दूं, डब्बा, बड़ा डब्बा, और मैं आपको ढेर सारे आइडेंटिकल मार्बल, कंचे, अंटियां, आइडेंटिकल ढेर सारी मार्बल्स मैंने आपको दी। अंटियां देखिए ना, वो कंचे खेले हो गया। और मैं आपसे कहूं कि अब इस डब्बे में जो 3 डायमेंशनल है, अधिक से अधिक मार्बल्स, अधिक से अधिक अंटियां आप जमा दीजिए। जितनी अधिक से अधिक अंटियां आप उसमें डाल सकते हो डाल दीजिए। किस तरह से जमाओगे, सीसी या बीसीसी या एफसीसी? कोई तरीका मत रखो, सिंपल सा तरीका, डब्बा लो और सारी अंटियां कूट दो। डब्बे को हिलाओ, कहीं ना कहीं जगह बनेगी, और अंटियां डालो, और हिलाओ, और डालो, हिलाते जाओ, डालते जाओ। तब तक उसमें इस तरह से आप मार्बल डालो जब तक कि उसमें एक भी फर्दर मार्बल जाने नहीं पाए। जितनी अधिक से अधिक भर सकते हो भर दो, अपने आप वो मैक्स एफिशिएंट हो गया। अब इसके मैक्स एफिशिएंट हो जाने के बाद अब इससे ज्यादा और डल ही नहीं रही, आपने खूब हिला लिया और खूब डाली, इसके बाद नहीं जा रही। अब आप उसमें उन मार्बल्स के अरेंजमेंट को ऑब्जर्व कर लो, देख लो किस तरह से वहां मार्बल जमी हुई है, इस बात को देख लो। आप देखेंगे कि वह जो मार्बल्स वहां पर जमी है, हैप्पैजार्डली नहीं जमी है, बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, डिसिप्लिन्ड तरीके से जमी हुई है। और वो ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन तरीका जो है, वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप का एक ज्योमेट्री बना है, उसका आप लैटिस क्रिस्टल देख लीजिए, उस लैटिस क्रिस्टल का यूनिट सेल देख लीजिए, वह यूनिट सेल एफसीसी दिखेगा। आपको इस फिनोमेना को करने की जरूरत नहीं है, इट्स ए स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन, इट्स ए स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, ये अपने आप हो जाता है। वहां पर आप यूनिट सेल देख लीजिए, वहां पर एफसीसी यूनिट सेल बनेगा। चलिए, वो देख तो सकते नहीं है, एटम के अंदर अंतियों के बीच बीच में घुस के कैसे देखेगी कैसे जमी हुई है। दूसरा एक तरीका है इसे कंफर्म करने का, डब्बा था, डब्बे में अधिक से अधिक आपने मार्बल्स डाल दी, अंटियां डाल दी, जितनी जा सकती थी चली गई, मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन हो गया। अब आप क्या कीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, पानी डाल दो,
पूरा नीचे से ऊपर तक पानी से भर दो। जरा सोचो, पानी कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? दैट वाटर वुड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। उन अंटियों के बीच में जितना भी खाली स्थान है, जितनी भी वॉइड्स है, वह सब पानी के द्वारा फिल हो जाएगी स्पेस। अब आप क्या करो, उसमें से सारी अंटियां निकाल लो, पानी रहने दो। सारी अंटियां निकाल लो, पानी रहने दो। सारी अंटियां निकालने के बाद में अब पानी का वॉल्यूम ऑब्जर्व कर लो और वेसल का वॉल्यूम ऑब्जर्व कर लो। यू विल ऑब्जर्व दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल इज एग्जैक्टली 26% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल। जो पानी का वॉल्यूम है वह वेसल के वॉल्यूम का 26% है। इसका मतलब रिमेनिंग 74% मार्बल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था। इसका मतलब उन मार्बल्स का अरेंजमेंट एफसीसी था, और वह जो एफसीसी अरेंजमेंट था मैक्स एफिशिएंट था। उसके फर्दर उसमें और कोई मार्बल जा नहीं पा रही थी। एफसीसी में अरेंज कर देने पर आइडेंटिकल पार्टिकल्स का मैक्स एफिशिएंट अरेंजमेंट हो जाता है। बाकी दोनों ही अरेंजमेंट उतने एफिशिएंट नहीं है। अगला कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। एक बात और समझ जाइए, यह जो अरेंजमेंट है, इफ वी टेक प्योर मेटल क्रिस्टल, प्योर मेटल क्रिस्टल यदि लें तो प्योर मेटल क्रिस्टल में आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। प्योर मेटल क्रिस्टल में आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। इन आइडेंटिकल एटम्स में अट्रैक्टिव फोर्स काफी ज्यादा होता है, और अट्रैक्टिव फोर्स काफी ज्यादा होने की वजह से यह मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, और मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन करने के लिए प्योर मेटल क्रिस्टल्स हमेशा आप देखेंगे एफसीसी यूनिट सेल में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि प्योर गोल्ड का यदि आप सॉलिड क्रिस्टल लोगे तो उस प्योर गोल्ड के सॉलिड क्रिस्टल में गोल्ड का एफसीसी अरेंजमेंट होता है, गोल्ड एटम्स का एफसीसी अरेंजमेंट होता है। प्योर सिल्वर का यदि आप सॉलिड क्रिस्टल लेते हो, प्योर सिल्वर का एक सॉलिड क्रिस्टल लेते हो, तो उस प्योर सिल्वर के सॉलिड क्रिस्टल में सारे सिल्वर के एटम एफसीसी में अरेंज होते हैं। प्योर कॉपर लोगे, प्योर एल्यूमिनियम लेते हो, प्योर आयरन लेते हो, तो उन सभी प्योर सॉलिड क्रिस्टल में एटम्स का हमेशा एफसीसी अरेंजमेंट होता है, जिसमें मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाता है। नाउ सच प्योर मेटल्स when heated to very high temperature, इस तरह के प्योर मेटल्स को जब हम बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं, देखिए टेम्परेचर हीट करने से क्या होता है, एटम्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ड्यू टू दैट वाइब्रेशन दे गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जितना आप हीट करते जाओगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, उतना ही एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, उतना ही एटम्स में स्पेसिंग बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते, हीट करते करते एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब यह यूनिट सेल बदल जाता है, एफसीसी का बीसीसी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लोहे के केस में, लोहा यदि रूम टेम्परेचर पर लिया जाए तो जनरली एफसीसी में एग्जिस्ट करता है। इस लोहे को आप हीट करो, रेड हॉट करो, उसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दो। जब लोहे को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा दिया जाता है तो उसके पार्टिकल्स एफसीसी यूनिट सेल तोड़कर एक दूसरे से दूर जाते हुए बीसीसी में आ जाते हैं।
800 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा बीसीसी में, आयन के एटम्स बीसीसी में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लोहे के कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, क्वेंचिंग, एनीलिंग एंड वो अलग अलग तरह के आयन प्रिपेयर करने के। 800 डिग्री पर यदि आपने लोहे को हीट कर रखा है, रेड हॉट यदि लोहे को कर रखा है, इस टेम्परेचर पर लोहे के एटम्स का जो अरेंजमेंट है वह बीसीसी है। इसके बाद यदि आप लोहे को धीरे धीरे ठंडा करते हो, धीरे धीरे यदि लोहे को ठंडा करा जा रहा है, तब एटम्स फिर वापस एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, बीसीसी से फिर वापस एफसीसी हो जाएगा। एंड यू ऑब्टेन अ सॉफ्ट आयन, जिसको आप कैसा भी मोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यदि इस 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लोहा है, इसको एकदम से आप तेल में डाल दो, एकदम से आप पानी में डाल दो, एकदम से ठंडा कर दो, तो वहां पर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वह बीसीसी का बीसीसी ही रह जाएगा और उस लोहे की फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन की प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। वह एक ब्रिटल आयन बन जाएगा, जिसको आप जैसे ही हल्का सा स्ट्रेस लगाओगे टूट जाएगा। इस तरह से सॉलिड स्टेट के जो अलग अलग अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस बेसिस पर सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज निर्भर करती है। जो आयन के साथ जो ट्रीटमेंट होते हैं, क्वेंचिंग, एनीलिंग और भी जो ट्रीटमेंट है, वह ट्रीटमेंट इसी बात पर निर्भर करते हैं कि लोहे को कितने टेम्परेचर तक हीट करा गया। उस टेम्परेचर तक हीट करने के दौरान उसका जो यूनिट सेल है, उसका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, वह किस तरह से फर्क आया उस पर, और उसके फर्क लाने के बाद में हमने उसको एकदम किस तरह से ठंडा करा, धीरे धीरे ठंडा करा। यदि धीरे धीरे ठंडा करा है तो धीरे धीरे करके या बीसीसी के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के करीब आते हुए एफसीसी में आ जाते हैं, और एकदम से यदि ठंडा कर दिया है तो जो पार्टिकल बीसीसी में, वो बीसीसी में ही रह जाता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। इस तरह से सॉलिड्स का ट्रीटमेंट होता है। अब देखिए, जैसे कोई प्योर मेटल है, कोई सा भी प्योर मेटल है, हाँ, कैसा क्यों होता है? नहीं, आप सवाल क्या पूछो, जरा डिटेल में पूछो। नहीं, माइक को जरा पास में लाके बोलो। सर, अभी आपने बताया कि अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है, हाँ, लोहे का, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया और उसमें उसको अगर अपन एकदम ठंडा करें तो वो बीसीसी रह जाता है, बीसीसी स्ट्रक्चर। तो आप ऐसे सोचो ना कि जो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, ये वाइब्रेट होते हुए करते हैं, और स्ट्रक्चर एफसीसी से बीसीसी में आने में इधर वाइब्रेशन बढ़ता गया, एक दूसरे से दूर जाते गए, इसमें टाइम लग रहा है। अब एक दूसरे से पास आने में ही टाइम लगेगा, और आपने उतना टाइम दिया ही नहीं है, आपने तो एकदम से ठंडा कर दिया, तो जो जहां है जैसा है वैसा का वैसे रह गया। हाँ, क्या नहीं, फ्रीज टर्म क्यों इस्तेमाल कर लिया भाई? हमने कोई इसको लिक्विफाई थोड़ी ना करा है। नहीं तो फ्रीज टर्म नहीं इस्तेमाल करने का गलत टर्म है। हाँ, नहीं, टर्म का नहीं मतलब, टर्म भी गलत इस्तेमाल मत करो। यह गलत टर्म लिख के ही तो आप अपने मार्क्स कटवा लेते हो। ये गलत टर्म का इस्तेमाल जो आप अभी बोल रहे हो, जब ये आप कॉपी में लिख देते हो ना, तो हम मार्क्स कर जाते हैं। ये क्या बकवास लिख दे, कभी गलत टर्म का इस्तेमाल मत करो। वो फ्रीजिंग नहीं है, सिंपल, जो जहां है जैसा है वहीं का वहीं रह गया, बस। हाँ, वो हम सचमुच में उस एस्पेक्ट में कभी नहीं जाएंगे,
कहीं इस चैप्टर में उस एस्पेक्ट में जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए सचमुच में मैं इधर भी नहीं जाना चाह रहा। वो थर्मोकेमिस्ट्री में हम लैटिस एनर्जी, लैटिस वो सब डील करेंगे तब देखते हैं, इधर उसका कोई मतलब नहीं। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया वो डायमंड का ग्रेफाइट में ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रेफाइट का डायमंड में ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली वहां पर एनर्जी भी होती है, एनर्जी चेंज भी होता है, और उस सब जगह पर हम एनर्जी में डील करते हैं जब जरूरत पड़ती है। इधर फ्रैंकली स्पीकिंग हम एनर्जी में कभी बात नहीं करेंगे। ना कोई सा भी एलिमेंट है, उसका एटॉमिक वेट सपोज m। हाँ जी, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, जोर से बोलिए, जोर, माइक को पास में लाके जोर से बोलिए। What would be the arrangement of dots in metal sphere? Metal sphere, वही मतलब इट डिपेंड्स। यदि प्योर है तो FCC, प्योर है तो FCC, एंड देयर आर एंड डिफेक्ट। हम आगे जाके कई सारी बातें डिस्कस करेंगे। एंड डिफेक्ट, एंड डिफेक्ट मतलब जो एजेस पर आते आते अरेंजमेंट में हल्का सा डिफेक्ट आने लगता है। दैट्स ऑल राइट। नाउ एफिशिएंसी, द सेम एफिशिएंसी जो हमने कैलकुलेट करी है FCC की। एनीवे आपको प्रॉब्लम्स किस तरह के होंगे वह भी मैं बताऊंगा। बड़े सिंपल और दिमाग वाले प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन चाहे जो प्रॉब्लम नहीं होते। देखिए कोई सा भी, हाँ कहो। हाँ मतलब कुछ स्ट्रक्चर चेंज होगा, BCC FCC बनेगा, दैट्स वो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, बाकी कुछ भी हो सकता है। हाँ मतलब बन सकता है वाली बात नहीं, हाँ उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। नहीं नहीं, फिर वापस वही बात, आप यह मत बोलो कि CC बन जाएगा, अभी यह बोलो कि हाँ उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। क्या बनेगा वो तो हमें एग्जैक्टली देखने पर पता लगेगा कि लोहे का क्या एग्जैक्टली बिहेवियर। एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का मान लीजिए m है। So if we take m grams of that element, यदि हम उस एलिमेंट के m ग्राम्स लेते हैं तो उस m ग्राम्स एलिमेंट में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम आएंगे। किसी भी एलिमेंट का यदि एटॉमिक वेट m है तो m ग्राम्स यदि उस एलिमेंट के लिए जाए, Avogadro's hypothesis says that m grams is 1 gram atom, and 1 gram atom of any element always consists of Avogadro's number of atoms. Hence, m grams upon Avogadro's number. This would be the mass of each atom. यह एक एक एटम का मास होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट यदि m ग्राम्स है तो m by n ग्राम्स, m ग्राम्स में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होंगे, तो m ग्राम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर कर दिया। एक एक एटम का इतना मास होना चाहिए। अब मान लीजिए हमें पता हो कि यह पर्टिकुलर एलिमेंट इस पर्टिकुलर कंडीशन पर इस यूनिट सेल में या फिर इस यूनिट सेल में या फिर इस यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स पता होंगे। यदि सीसी में करता है तो हम कहेंगे कि एक यूनिट सेल में एक एटम, यदि बीसीसी में करता है तो हम कहेंगे एक यूनिट सेल में 2 एटम, यदि एफसीसी में करता है तो हम कहेंगे एक यूनिट सेल में 4 एटम। मास ऑफ ईच एटम अपॉन इनटू द नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, दिस इज मास ऑफ अ यूनिट सेल। दिस इज मास ऑफ अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का इतना मास है।
यदि एक यूनिट सेल का इतना मास है, अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, volume of unit cell is AQ. Mass of unit cell upon volume of unit cell. This is density of unit cell. And whatever is the density of unit cell, the same should be the density of the solid. जो यूनिट सेल की डेंसिटी है वही सॉलिड की डेंसिटी होनी चाहिए. A very important expression. Number of atom in a unit cell, atomic weight of the element AQ into N. जरा सोचिए क्या इसका एप्लीकेशन क्या है. उज्जैन से मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो मैं कह रहा हूं इसका एप्लीकेशन क्या है. मैंने कहा था एक एक करके मैं समझाता हूं. जैसे गोल्ड है, गोल्ड की डेंसिटी निकालना बड़ा आसान. क्या तरीका? एक छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा आप ले लीजिए, छोटा सा पीस आप ले लीजिए. उस छोटे से गोल्ड के पीस को आप एक्यूरेटली वे कर लीजिए. क्या उसका वजन है? आप एक्यूरेटली निकाल लीजिए. ढेर सारे मेथड्स हैं एक्यूरेट वजन निकालने के लिए. एक्यूरेट गोल्ड के सॉलिड क्रिस्टल का वजन निकालने के बाद मेजरिंग फ्लास्क में पानी लीजिए और उसमें उस क्रिस्टल को डाल दीजिए. देख लीजिए कितना पानी ऊपर उठा. जितना पानी ऊपर उठा वही उस गोल्ड क्रिस्टल का वॉल्यूम है. मास आपने निकाल लिया वे करके, वॉल्यूम आपने निकाल लिया मेजरिंग फ्लास्क में पानी डाल के. मास और वॉल्यूम दोनों निकालने के बाद गोल्ड की एक्यूरेट डेंसिटी आपने कैलकुलेट कर ली बिल्कुल सिंपल तरीके से. मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज एक्यूरेट डेंसिटी ऑफ गोल्ड. अब जैसा मैंने बताया गोल्ड एफसीसी में एग्जिस्ट करता है. यदि गोल्ड एफसीसी में एग्जिस्ट करता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच यूनिट सेल इज 4 एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 2√2r. गोल्ड की डेंसिटी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह आप 4 रख दीजिए. एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड हमें पता है, पीरियोडिक टेबल से देख लीजिए 179 पॉइंट समथिंग. एक्यूरेटली इधर एटॉमिक वेट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू भी हमें पता है, एक्यूरेटली उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ए की जगह 2√2r होल क्यूब. और आपने एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया है कि गोल्ड के एटम का रेडियस कितना हो सकता है. द रेडियस ऑफ गोल्ड एटम आपने कैलकुलेट कर लिया. डेंसिटी दी हुई हो, ये सब क्वांटिटी दी हुई हो तो रेडियस पता लग जाता है. यदि आपको एक्स रेस के द्वारा, आगे जाके मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, एक्स रेस के द्वारा आप रेडियस ऑफ एटम्स पता कर सकते. एक्स रेस के द्वारा एक बार यदि आपने रेडियस ऑफ एटम पता कर लिया, डेंसिटी पता कर ली, एटॉमिक वेट पता है, एवोगैड्रोस नंबर पता है, तो एन पता लग जाएगा. N/R का रेशो पता लग जाएगा. हाँ हाँ, वो मास मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के लिए क्या है? किसकी बात कर रहे हो आप? हाँ तो हाँ तो अरे आप डेंसिटी कैसे निकाले हो मुझको बताओगे? कौन सा है? हाँ? ये
ये m तो एटॉमिक वेट है ना। आप किस मास से क्या कंफ्यूज हो रहे हो? मुझको डेंसिटी निकालनी है ना। डेंसिटी कैसे निकालूंगा गोल्ड की, आप तो ये बताओ बस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ मुझको फिर वापस बताओ। सर वो जो नहीं, पर मुझको क्लियर नहीं हुआ कि आपको क्या क्लियर हुआ। देखिए सिंपल सी बात है, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, लेट अस से स्टॉक की डेंसिटी निकालना है। तो स्टॉक की डेंसिटी निकालना बिल्कुल आसान है कि आप इसका वजन निकाल लो और वजन निकालने के बाद इसका वॉल्यूम निकाल लो और वजन अपॉन वॉल्यूम कर दो, वो डेंसिटी आ गया। तो डेंसिटी गोल्ड की निकाली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और ये तो एटॉमिक वेट है, जैसा मैंने भी बताया एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज एन। एटॉमिक वेट यदि m है तो उज्जैन में जो ज्यादा बातचीत इस समय करते हैं मुझको दिख रहे हैं मनोज, उज्जैन में ज्यादा बातचीत जो कर रहे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए बिल्कुल। हाँ, मास एटॉमिक वेट यदि m है तो m ग्राम्स यदि आप सब्सटेंस ले रहे हो तो m ग्राम्स में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल का वजन m ग्राम्स है। और यदि m ग्राम्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वजन है तो m डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल। यह एक पार्टिकल का मास है। अब एक यूनिट सेल में n पार्टिकल्स है तो n पार्टिकल्स का मास इतना हो जाएगा, मतलब एक यूनिट सेल का मास हो जाएगा। और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम 1 क्यूब है, तो यह मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। और यदि यह यूनिट सेल की डेंसिटी है तो यही सॉलिड की डेंसिटी होगी। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड।